अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले इस वीडियो में आज मैं उन तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी इस छोटी सी कोशिश को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत सारी दुआएं दी और मुझे इंस्पायर किया कि मैं इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकूं। तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहेंगी तो मैं ज़रूर इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में कामयाब रहूँगा। इसके साथ ही उन तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया कि आज मैं समझता हूँ कि उनकी मोटिवेशन से मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस काम को एहसन तरीके से कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमने पढ़ना है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब आपने देखा होगा हम पीछे बात कर चुके हैं अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। हर एलिमेंट या एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जो आपस में मैस के लिहाज से डिफरेंट हों लेकिन एटॉमिक नंबर के लिहाज से सेम होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हमने बात की हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब ये जो 3 आइसोटोप्स हैं, तो क्या जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, आमतौर पे हम ये नहीं कहते कि हाइड्रोजन के 1 आइसोटोप को लें, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप को लें, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप को लें, बल्कि हम जब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी हाइड्रोजन ऐसा है, हाइड्रोजन ऐसा है, हाइड्रोजन ऐसा है। तो इट्स मीन हम किस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात कर रहे होते हैं? हम इसमें से एक्चुअली जो मोस्ट अबंडेंट होता है उसकी बात कर रहे होते हैं। वैसे तो तीनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, एक हाइड्रोजन का मतलब उसके तीनों आइसोटोप्स ही हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन का एटम इन तीनों से रिप्रेजेंट किया जाता है या इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें हर एक की कितनी परसेंटेज होती है उसके रिप्रेजेंटेशन में, उसके बताने में, वो इसकी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कहलाती है। रिलेटिव मतलब इनकी एक दूसरे के लिहाज से। अबंडेंस होता है कसरत, मिकदार, अमाउंट, कि एक दूसरे के लिहाज से वो कितने हैं। अब एक दूसरे के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं परसेंटेज। मतलब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये तीनों अगर इकट्ठे किए जाए ना तो 100 हो, परसेंट पर 100। अब पर 100 के एक स्केल पे रखते हुए, परसेंटेज के स्केल पे रखते हुए हम ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ये हाइड्रोजन 2 कितने परसेंट है, ये हाइड्रोजन 3 कितने परसेंट है। डेफिनेटली जब हम टोटल 100 के लिहाज से कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज आ रही है और वो तो सारे हाइड्रोजन के एक दूसरे के साथ कंपैरिजन से आ रही है, रिलेटिव से आ रही है। इसलिए हर एक की जो परसेंटेज होगी दूसरे के लिहाज से वो रिलेटिव अबंडेंस उस आइसोटोप के कहलाती है। अब थोड़ा सा इसको प्रॉपरली अगर हम डिफाइन करें तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप या परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप क्या होगा? परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप with respect to percentage
abundance of all other isotopes of same element। अब ये डेफिनेशन मैंने लिखी इसलिए है कि ये हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उस पर ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि परसेंटेज अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस होगी ऑफ एन आइसोटोप with respect to percentage abundance of all other isotopes of same element। आपको समझ आ गई होगी कि तमाम जो दूसरे आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस को कंपेयर करके जो एक की परसेंटेज होगी वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कहलाती है। अब ये तो थी जनरल सी इस टॉपिक के अंदर जो डेफिनेशन वो थोड़ा सा मैंने बता दिया है। जनरली इस जो ये जो छोटा सा टॉपिक है हमारी केमिस्ट्री की बुक में, इसके अंदर से ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज में कुछ वैल्यूज़ बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल आइसोटोप्स जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, नेचुरल आइसोटोप्स, उनकी तादाद है जी 280। एमसीक्यूज बनाया जा सकता है कि हाउ मच नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नेचुरल आइसोटोप्स, मतलब ये आप देखें ये जो नंबर है ये पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं ये उन्हीं के आइसोटोप्स हैं। मतलब वो 118 है या जो अब उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन जो आइसोटोप्स की तादाद है नेचुरली एग्जिस्टेंस वो कितनी है 280। इसमें से जो रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव की टर्म आपने सुनी होगी, ये 40 हैं। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो जिनसे रेडिएशंस निकलती रहती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, तो वो रेडिएशंस, ये 280 में से 40 ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव है, तो 240 ऐसे होंगे जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। अच्छा, एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जी, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन आप ये समझ लें कि ये आर्टिफिशियली एक ब्रेक डाउन है, एक तरह का रिएक्शंस हैं, एक तरह का प्रोसेस है जिसके तहत लेबॉर्ट्री के अंदर या मुख्तलिफ जगहों में 300 आइसोटोप्स जो हैं वो प्रिपेयर किए गए आर्टिफिशियली। तो टोटल ये कितनी वैल्यू होगी 280 ये है, 300 ये आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से है, तो टोटल नंबर जो है वो 580 हो गया। अब 580 ऐसे आइसोटोप्स हैं, अब जबकि हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं कितने, वो 118 है, तो 118 के ही अगर तमाम एलिमेंट के आइसोटोप्स जो पता चले हैं, चाहे वो आर्टिफिशियली हैं चाहे वो नेचुरली मौजूद हैं, तो वो टोटल नंबर जो है वो इसके अकॉर्डिंग 180 बन रहा है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, एक टर्म हम यूज़ करते हैं मोनो आइसोटोपिक, ये भी ये पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा एमसीक्यूज भी बनाया जा सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जो जिनका आइसोटोप सिर्फ एक ही है, और उसमें कौन से हैं जी, उसमें आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, गोल्ड है, आयोडीन है, ये जो है ये उसमें हमारी बुक में लिखे हुए हैं, ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं, मतलब ओनली वन आइसोटोप, इनका जो है वो सिर्फ एक आइसोटोप होता है, इसलिए इनको मोनो आइसोटोपिक, मोनो का मतलब एक होता है, इसलिए इनको मोनो आइसोटोपिक कहा जाता है। अब ये तो थी जनरल इनके नंबर के लिहाज से। कुछ जो दूसरा पैराग्राफ इस बुक के अंदर है उसमें जनरली कुछ डिस्कशन की गई है। एक तो ये बताया गया है कि आम तौर पर ऐसे आइसोटोप्स जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है, ऑड एटॉमिक नंबर वाले जो आइसोटोप्स होते हैं वो जनरली नेवर
possess more than 2, कि आमतौर पर जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड में हो, जैसे ऑड इवन वाला 1 3 5 7 9 इस तरह का, तो अगर वो हो और उसमें ऑड एटॉमिक नंबर वाले उनके आइसोटोप्स की तादाद जो है वो आमतौर पर 2 मैक्सिमम होती है। 2 से कोई एक आध एक्सेप्शनल केस भी होगा, लेकिन जैसे ये आप इसकी बात कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो ये इसके 3 आइसोटोप्स हैं, तो ये आप एक तरह की एक्सेप्शन कह रहे हैं, लेकिन जनरली ये होता है कि उनके आइसोटोप्स जो हैं उनकी तादाद कम होती है, जबकि इवन एटॉमिक नंबर वाले जो होते हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कार्बन 6 है उसके 3 है। ठीक है, इस तरह से एक तो ये आपने याद रखना है। दूसरा एक और चीज़ इसमें जो बताई गई है वो ये है कि आम तौर पे जिनका आइसोटोप्स मसलन ऑक्सीजन 16 है, मैग्नीशियम 24 है, सिलिकॉन 28 है, कैल्शियम 40 है, आयरन 56 है, इन सब का अगर मैस देखें तो ये मल्टीपल ऑफ 4 में आ रहा है। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, जो 4 का हम मल्टीपल करें, काउंट पहाड़ा करें तो जो उसमें नंबर आ रहा है। ठीक है, जैसे 16 भी उसमें आ रहा है, जैसे 24, 28, 40, 56 ये सारे उसी में आ रहे हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट का तकरीबन जो मैस है, अर्थ क्रस्ट आप समझते होंगे, अर्थ क्रस्ट क्या है, ज़मीन के ऊपर वाला जो पार्ट है एक ख़ास रेंज तक, उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो उसका 50% मैस जो होता है वो सिर्फ इन चीज़ों से बना हुआ है, और ये चीज़ों का मैस क्या है, जिनका मैस नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल में आता है। अब एक और लास्ट बात इसमें रह गई है, वो क्या कि जो ये नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, 280 कितने थे, 280, इसमें से 154 ये ऐसे हैं जिनका इवन है क्या, एटॉमिक नंबर भी जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैस नंबर भी जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला भी एक MCQ बनाया जा सकता है कि वो आइसोटोप्स की तादाद जो जिनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, ये बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, वैसे ही वर्ड लिखा हुआ है, ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो एटॉमिक नंबर और मैस नंबर अगर इवन है तो वो 154 एलिमेंट्स हैं इस नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स में, जो इस कैटेगरी पे या इस कंडीशन पे पूरा उतरते हैं। ये था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इससे मिलता जुलता है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। वैसे तो हम ये कहते हैं, उसकी नाम अगर हम देखें तो वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है, जैसा कि उसका नाम जाहिर कर रहा है कि ये मैस डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, उसको भी इसकी मदद से मालूम किया जा सकता है। बड़ा एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है और आता भी है। अगर पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है, वैसे तो अगर इस चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वो इसमें से भी पूछ सकता है, इसकी वर्किंग वगैरह किस तरह। अब दो चीज़ें आपने देखनी है इसमें। सबसे पहले हम इसको एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे, जैसे हमारी बुक में मेंशन है।
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। मैंने आपको बताया सिंपली तो हम ये कहते हैं कि ये यूज़ होती है मास ऑफ आइसोटोप्स मालूम करने के। ठीक है कि एक आइसोटोप है, 2 हैं, 3 हैं, या किसी एटम का मास है, जैसे मास वर्ड यूज़ किया गया, मास मालूम करना। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, ये भी इससे पता चलता है। अब ये 2 मेन इसके जो हैं वो एडवांटेज है। आपको याद होगा मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास में बताया था कि जो मास ऑफ एलिमेंट है या मास ऑफ एटम है, ये निकाला जाता है कार्बन 12 से कंपेयर करके। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम इसको कार्बन 12 से कंपेयर भी करते हैं और एंड पे उसका मास भी मालूम कर सकते हैं। वो एटम का हो सकता है, वो आइसोटोप्स का होता है। यहाँ पे जो हमारी बुक है इसके अंदर आइसोटोप्स के मास की बात की गई है, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम एटम का, मॉलिक्यूल का, या जितने भी हमारे मैटर के मुख्तलिफ फॉर्म है उनका हम मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है क्या जी, 2 चीज़ें अक्सर वो कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। फिर वो पूछ लेता है कि बाज़ दफ़ा मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, इसमें आपको याद समझ आ गई होगी कि इसमें और इस टर्म में ये फ़र्क है जैसे एक ड्राइवर होता है और एक ड्राइविंग होती है। मतलब मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, एक टेक्निक है, एक तरीकाकार है जिसके तहत हम जो है वो मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जबकि मास स्पेक्ट्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, वो मशीन है, वो आला है, वो डिवाइस है जिसकी मदद से, जिसके अंदर प्रिंसिपल ये यूज़ होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ये टेक्निक यूज़ होती है और इसकी मदद से उसका मास मालूम किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है जी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसके अंदर आपने इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा समराइज करके बताना होता है। वो कैसे कि सबसे पहले चीज़ों को वेपोराइज किया जाता है, वेपोराइजेशन होती है। ठीक है जी, उसके बाद आयोनाइजेशन है, जिस चीज़ का हमने वो मास मालूम करना होता है उसके आयोनाइजेशन करते हैं, फिर उसकी एक्सेलरेशन करते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं, एक्सेलरेट करवाना होता है, उसको मूव करवाना, हम उसकी डिटेल में अभी जाएंगे। एक्सेलरेशन है, फिर सेपरेशन है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो, और सेपरेशन के बाद उनको जो है एक इलेक्ट्रोमीटर होता है या आयन कलेक्टर होता है, वो उसकी डिटेक्शन करता है। डिटेक्शन करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिलता है। स्पेक्ट्रम ये एक पर्टिकुलर टाइप का एक रिज़ल्ट होता है। जैसे आप पढ़ते हैं अक्सर, उसमें देखते हैं हार्ट पेशेंट जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो उसकी ईसीजी करता है तो इस तरह से उसकी लाइनें आ रही होती हैं ऐसे करके। एक्चुअली ये पीक्स होती हैं, ठीक है, एक ग्राफ की शक्ल में शो किया गया रिज़ल्ट होता है जो उसके अंदर उसकी वो कंडीशन को बता रहा होता है। ये भी एक ग्राफ की शक्ल में रिज़ल्ट होता है। अब ग्राफ है तो जाहिर है उसके अंदर एक्स एक्सिस भी होगा,
उसके अंदर वाई एक्सिस भी होगा। तो एक्स एक्सिस पर लिया जाता है जी मैस, एटॉमिक मैस, और वाई एक्सिस पर ली जाती है उसकी परसेंटेज अबंडेंस। ये देखें, यही दो चीज़ें जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, ये मेजर करने के लिए, वही चीज़ें हमें मिल रही हैं। मैस मिल जाएगा, एटॉमिक मैस उस आइसोटोप का, उस केमिकल का जो उसके अंदर डाला गया है, और दूसरा वाई एक्सिस पर जो है वो हमें उसकी परसेंटेज अबंडेंस मिल जाएगी कि वो कितना उसके अंदर मौजूद है। अब ये जो रिज़ल्ट है, एक्स एक्सिस को एब्सिस्सा भी कहते हैं, बुक में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये एब्सिस्सा है, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये वाली टर्म भी उसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। तो मैस स्पेक्ट्रम जो है ये एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर मैस और वाई एक्सिस पर परसेंटेज को लिया जाता है, जिससे जो एक्चुअली रिजल्ट है इस पूरी टेक्निक का, जिससे हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो मैस ऑफ आइसोटोप पता चलता है, फिर उस मैस ऑफ आइसोटोप, उस आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस क्या है वो पता चलती है, और ये रिजल्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ये है बेसिक प्रिंसिपल, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको एज सच आपने इसी तरह से लिखना है। अब हम आते हैं जी, थोड़ा सा इसकी आगे डिटेल में चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें सबसे पहले जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक तो जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जी मैस स्पेक्ट्रोमीटर इसके मुताबिक दो किस्म का होता है। एक होता है एस्टन्स जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि ख़ास जो है वो यूज़ किया जाता था मैस उनके आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेस, जिसमें एटॉमिक मैस को डिटरमिन किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटॉमिक मैसेस। जो भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे या आइसोटोप्स होंगे उनका एटॉमिक मैस जो है वो डिटरमिन किया जाता है। दूसरा जो इसके साथ है वो है डेम्पस्टर, डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये उस वक़्त जो सॉलिड स्टेट में हमारे पास, क्योंकि ये जो है ये स्पेसिफिक है, ये हम वेपर्स फॉर्म में, अगर लिक्विड हो, गैसियस फॉर्म में हो तो उसको हम ऐसा इस्तेमाल कर लेते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में वो हमारा सैंपल है जिसका हम मैस मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो है वो डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसको यूज़ किया जाता है। अब ये तो जनरल सी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि जी टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर बताएं, ठीक है। इसमें कोई वो टेक्निकल चीज़ नहीं है जो हम इसको ज़्यादा डिस्कस कर सकें। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, इसकी डिटेल पे वर्किंग ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर कैसे होती है। असल चीज़ यहाँ पे है कि हम ये जो सारी चीज़ें अभी पढ़ के आए हैं इनको हम कैसे निकालते हैं या कार्बन के साथ कंपेयर कैसे करते हैं, थोड़ा उस पे चलते हैं। देखें जी, वर्किंग जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है जो प्रिंसिपल में हम देख के हैं। सबसे पहला है वेपराइजेशन, दूसरा है आयोनाइजेशन, तीसरा है
एक्सेलरेशन, फोर्थ वन इज सेपरेशन, फिफ्थ वन इज डिटेक्शन, एंड सिक्स वन इज कंपैरिजन। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे साथ ऐड कर रहा हूँ। कंपैरिजन और रिजल्ट हमारा हासिल हुआ आप जो है वो स्पेक्ट्रम की शक्ल। अब इन चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से हम इनको देखेंगे। ये कंपैरिजन आप इसके बाद भी ला सकते हैं कि पहले ये स्पेक्ट्रम इसका हासिल होगा फिर हम कंपैरिजन करेंगे, या इसको पहले लिख लें, यहाँ पे थोड़ा वो कोई इतना मसला नहीं है। अब देखें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, वेपराइज करना। वेपराइज डेफिनेटली हमारे पास, जब हम इसके प्रिंसिपल की बात करने जा रहे हैं तो एक और चीज़ बताऊं, जो चीज़ हमें एंड पे जाके हासिल होनी है, जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हासिल होने हैं, जो मुख्तलिफ उनका मास और परसेंटेज का पता चलना है, हम थोड़ा सा सुपोज करके उसको शुरू से लेके चलते हैं ताकि हमें ये पूरी एक स्टोरी समझ आ जाए कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं सुपोज करता हूँ कि हमारा सैंपल है, उसके अंदर ये हमारा सैंपल है जी, सुपोज करते हैं कि ये, इसके अंदर तीन किस्म के आइसोटोप्स हैं। एक ये वाले, एक थोड़े से ये वाले कर ले जिनका मैस थोड़ा उससे ज़्यादा है, और तीसरे जो हैं आप ये कह लें कि वो इस तरह के हैं। अब देखें, हमने एक सैंपल है, उसके अंदर तीन आइसोटोप्स हैं। मैं तीनों को अलग अलग लिख देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा इसकी पहचान रह जाए। एक है इस फॉर्म में, जिनको आप कह लें जी मैस इनका 1 है, M1 से रिप्रेजेंट कर देते। दूसरे आप कह लें कि वो है जी इस फॉर्म के, और तीसरे हैं इस फॉर्म। इसका मैस M1 है, इसका मैस M2 है, इसका मैस M3 है। मतलब ये डिफरेंट मैस वाले आइसोटोप्स हैं। यही चीज़ थी ना मैस स्पेक्ट्रोमीटर में कि डिफरेंट मैस वाले, हमारे पास ऐसा सैंपल है उसके अंदर ये तीन किस्म के आइसोटोप्स हैं जिनका मैस डिफरेंट है, और हमने उनको थोड़ा पहचान रखने के लिए मैंने कलर कर दिया। ऐसा शुरू में नहीं हमें पता चलेगा, ये एंड पे जाके पता चलेगा, लेकिन ये जस्ट सपोज करके हम आगे चल रहे हैं। अब ये सैंपल हम लेते हैं जी, इस सैंपल को लेके सबसे पहले हमने करना है जी वेपराइजेशन कर दी। वेपराइजेशन के अंदर ये सारे के सारे जो थे वो और जो है वो वेपर में चेंज हो गए। चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको सेपरेट करके ले जाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया रह जाए। ये सारे वेपराइज हुए तो ये अलग अलग हो गए, पार्टिकल में चेंज हो गए, गैसियस फॉर्म में आ गए। अब जब हमने इनको गैसियस फॉर्म में लेके आना है तो यहाँ पे इसका ख़ास प्रेशर भी मेंटेन करना है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए कितना प्रेशर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। पहले हम इसका प्रेशर रखेंगे 10⁻6 to 10⁻⁻7 टॉर, बहुत कम प्रेशर है।
कम प्रेशर क्यों आता है? जब हम नेक्स्ट इसके चैम्बर में चलते हैं, नेक्स्ट आयोनाइजेशन स्टेप की बात करते हैं, तो उसमें हमें ये बात समझ आ जाएगी कि एक्चुअली नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम करते हैं इसकी आयोनाइजेशन। क्या करते हैं जी? आयोनाइज करते हैं। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है और आयोनाइज करना है। आपने मॉलिक्यूलर आयन वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आयोनाइज करने के लिए किसी भी वेपर को या मॉलिक्यूल को हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक्स रेज यूज़ कर सकते हैं, दूसरा अल्फा पार्टिकल्स कर सकते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाती। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है उनकी बम्बार्डमेंट, उनको उसके ऊपर फेंका जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं इनके अंदर, उसमें से इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, उसको नॉकआउट कर देंगे, निकाल के अपने साथ ले जाएंगे, ऐसे समझ लें। अब यहाँ पे जो इसमें जो हमारी बुक में चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से जब ये वेपर्स आगे इस चैम्बर में आए और वहाँ पर हमने इनके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम गिराई, तो ये सारे के सारे जो थे ये चेंज हो गए किस में? आयंस में। अब आयंस के ऊपर चार्ज भी आएगा। जाहिर है आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद, ये थोड़ा सा मैंने सेपरेशन रखी है हम इसको समझ सकें। वैसे ये आपकी बुक में एक ऐसी पूरी एक ट्यूब सी दिखाई गई है, उस तरह की भी आप डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद आयोनाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम देखें प्रेशर हमने क्यों कम रखा। देखें, अगर प्रेशर हम कम नहीं करेंगे तो इनको आयोनाइज करके आयंस की हालत में रखना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है ना, इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब आ चुका है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। आयन जो होता है ना, आयन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। तो इस रिएक्टिव अगर हैं तो ये फौरन कोशिश करेंगे किसी दूसरे के साथ मिलके न्यूट्रल होने की, कि उनका चार्ज ख़त्म हो जाए। अब अगर यहाँ पे कंडेंस्ड होंगे, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल हों, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब वो ज़्यादा होंगे तो ये किसी भी दूसरे के साथ, न्यूट्रल के साथ मिलके ये दोबारा से स्टेबल होने की कोशिश में चले जाएंगे। तो उनको इस हालत में स्टेबल रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम प्रेशर कम रखेंगे। प्रेशर कम करने की वजह से ये जो है, ये जितने भी होंगे ये पॉजिटिव आयन वाले जिसके साथ जुड़ने जा रहे हैं वो भी साथ पॉजिटिव आयन वाला पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी सेम चार्ज है, तो सेम चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लिहाजा इसको इस हालत में कुछ देर तक वो मेंटेन किया जा सकता है प्रेशर को कम रख के। यही वजह है कि हमने उसको प्रेशर पीछे कम किया ताकि हमारे लिए आयोनाइजेशन ईजी हो और उसको हम कंट्रोल कर सकें। उसके बाद ये हो गया जी वेपराइजेशन, आयोनाइजेशन हो गई। उसके बाद क्या है जी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करना है, 2 प्लेट्स रख दी जाती हैं, 2 प्लेट्स एक्सेलरेट करना होता है। ऐसे समझ लें कि जैसे आप एक लोहे का पीस हो और वो यहाँ पड़ा हुआ और उससे ज़्यादा पावर वाला एक बड़ा सा मैग्नेट उसके पास ले जाए तो ये क्या करेगा? उस लोहे के पीस को अपनी तरफ खींचेगा, वो मूव करना शुरू कर देगा वो पीस। तो इट्स मीन इस मैग्नेट ने इस लोहे के पीस को एक्सेलरेट किया। अब यहाँ पे भी नेचर इन पार्टिकल की, जो कि हैं बेसिकली क्या? आइसोटोप्स, लेकिन अब उनके ऊपर चार्ज आ चुका है और चार्ज पॉजिटिव है,
तो इस चार्ज की वजह से हम इसको प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि इसका काम है ये अपने ऑपोजिट चार्ज की वजह से पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करेगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज देना है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। आम जो है वो हम 500 से 2000 वोल्टेज मुख्तलिफ रेंज में हम यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मैस ऑफ द आइसोटोप्स, किस किस्म का वो आइसोटोप है या मॉलिक्यूल या कंपाउंड है जिसका हम मैस मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से हम इसको वेरी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 500 जो है वो वोल्टेज हम इसको दें। अब 500 वोल्टेज कितनी है? हम जो हम अपने घरों में वोल्टेज यूज़ करते हैं वो वोल्टेज जो है वो 240 है, 220 से 240 रेंज आ रही होती है। तो इट्स मीन ये हाई वोल्टेज है। और एक्चुअली ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं जिसकी वजह से ये आयन एक्सेलरेट करते हैं, आगे को मूव करेंगे। अब मूव करेंगे किस वजह से? अपने चार्ज की वजह से। ये स्पीड अप हो गए, मूव करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये स्पीड अप हो गए, मूव करना शुरू कर दिया, उसके बाद हम इसको देते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आयन जो मूव करते जा रहे थे, जब मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो आपको याद होगा, ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो अपने रास्ते से हटता है, या आप ये कह लें कि वो सर्कुलर वे में मूव करना शुरू कर देता है। जैसे हमारे ये मोटर की इसमें वही चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई। तो बेसिकली ये आयन जब जाएंगे तो इसमें इनका एक पर्टिकुलर मैस भी है जिसके तहत ये मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा आप यहाँ से भी आप कह लें कि जो मैस होगा, चूँकि ये इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स पे जो चार्ज है उसकी वजह से उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है, तो चार्ज तो सबका सेम है, इसलिए सब भी स्पीडली मूव करना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वर्क करता है, उनको वो डिफ्रेक्ट करेगा, उनको हटाएगा रास्ते से, या सर्कुलर वे में जो है उनको मूव करवाएगा। तो जब ये सर्कुलर वे में मूव करवाएगा तो इसमें ये जो है मैस के लिहाज से सेपरेट हो जाएंगे। आपको याद है मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ये सारे जब यहाँ से मूव करेंगे और इसके अंदर ये डिफ्रेक्ट होंगे, नीचे को या साइड पे निकलेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट होंगे, जो कि एक्सेलरेशन होगी, सेपरेशन होनी है मैग्नेटिक फील्ड में जाके। तो इसमें जो सबसे कम वेट वाला होगा जिसका मैस, अब यहाँ पे जो काम शुरू होगा वो किस लिहाज से? मैस टू चार्ज रेशो के लिहाज से। अब मैस टू चार्ज रेशो के लिहाज से अगर मैं देखें तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे कह लें कि जो सबसे कम मैस वाला होगा, एक ये ग्रुप बन जाएगा और एक ये ग्रुप बन जाएगा। सपोज ये इधर से आ रहे थे, ये भी आ रहे थे, इधर से ये ब्लैक वाले भी आ रहे थे, रेड भी आ रहे थे, ये सारे पार्टिकल आ रहे थे, आयनाइज फॉर्म में थे। और जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में आना है तो यहाँ पे वो डिफ्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन इसकी बेस पे होनी है, और इसके ऊपर जो ये अप्लाई होता है यहाँ पे एक वो ये कह लें कि आप मैस टू चार्ज रेशो जो है वो एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, HR²/2E। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के तहत ये सारे के सारे जो हैं
सेपरेट होते जाएंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ। आर उस सर्कुलर वे में जब वो मूव करेंगे तो वो एक जो है वो रेडियस, कितने रेडियस का वो सर्कल होगा वो बनाएगा। अब देखें ये कम डिफ्रैक्ट हुए, इसको आप ऐसे कह लें कि ये कम डिफ्रैक्ट हुए, ये जो है ये उससे ज़्यादा डिफ्रैक्ट हुए और ये सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्ट हुए, और यहाँ पे ये सेपरेट भी हो गए, एक ऐसे यहाँ पे ये सेपरेट हो गए। अब सेपरेट किस लिहाज से हुए? इसके लिहाज से कि उनका मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट है। जब मैस टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे सेम लग रहा है, ठीक है, उन्होंने उसको एक्सेलरेट कर दिया, लेकिन जो मैस टू चार्ज रेशो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? चार्ज तो सबका सेम है, लेकिन हम बात कर चुके हैं कि 3 किस्म के आइसोटोप्स थे जिनके मैस डिफरेंट है। तो मैस डिफरेंट होगा तो मैस टू चार्ज रेशो भी डिफरेंट होगी, और मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट होगी तो इस फील्ड के अंदर उसकी स्ट्रेंथ वेरी करेगी, इस फील्ड के अंदर उसका बिहेवियर वेरी करेगा, जिससे उनका जो सर्कुलर है, जिस सर्कल में उन्होंने मूव करना है वो डिफरेंट हो जाएगा। कोई छोटा सर्कल में जा रहा होगा, कोई बड़े सर्कुलर में जा रहा होगा। यहाँ पे जो आपकी बुक है, आप ये समझ लें कि थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। एक सर्कल ये है जो इसके अंदर जो ग्रीन है उनका है, एक सर्कल जो है ये ब्लैक वालों का है, एक अलग सर्कल होगा, और इसी तरह से एक रेड वालों का जो है वो अलग सर्कल होगा। मतलब यहाँ पे सेपरेशन होगी, एक वहाँ जाके गिर रहा है, एक यहाँ जाके गिर रहा है, एक यहाँ जाके गिर रहा है, तो तीनों की सेपरेशन होगी। किस लिहाज से? कि उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा उस लिहाज से, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से उसने एक्सेलरेट किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये भी देख लें कि यहाँ पे जो एंड पे ये चीज़ लगी हुई है, बाज मैस ज़्यादा वाले होते हैं, बाज कम मैस वाले होते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। कि मतलब हम एक चीज़ को कांस्टेंट रख के दूसरी को बढ़ाते जाएं ताकि मैक्सिमम जो है वो सारे के सारे आगे जाएं, या इसको कांस्टेंट रख के इसको चेंज करते जाएं, उससे भी जो है वो एक्सेलरेट होते जाएंगे। कुछ हैवी जो होंगे वो भी सारे के सारे जो है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जब यहाँ पे इनकी सेपरेशन हो गई, और यहाँ पे याद रखें जो कम मैस वाले होंगे वो ज़्यादा डिफ्रेक्ट करेंगे, वो बड़ा सर्कल बनाएंगे, जो हैवी मैस वाले होंगे वो कम डिफ्रैक्ट होंगे, वो छोटा सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह से ऐसे समझ लें कि एक ऐसे जा रहा है इस तरह का सर्कल बना के, एक उससे पीछे इस सर्कल में जा रहा है, एक उससे भी पीछे जो है वो इस सर्कल में जा रहा है। तो यहाँ पे ये अलग, ये अलग, ये अलग। फिर जब आगे एक हमने ऐसी स्क्रीन लगाई हुई है जो एंड पे ये वाला जो हमारा टॉप है डिटेक्शन, यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाए हुए हैं। ये डिटेक्टर आम तौर पे हम इनको बोलते हैं आइन कलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोमीटर। अब इलेक्ट्रोमीटर ये ऐसे मटेरियल से बने हुए होते हैं कि जब भी इनके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, जैसे ही इनके ऊपर चार्ज पार्टिकल आके कोलाइड करेगा तो वहाँ पे ये माइन्यूट सा करंट प्रोड्यूस करेंगे, और वो करंट आगे कंप्यूटर के साथ उसके साथ ऐसी इंस्ट्रूमेंटेशन की होती है कि वो जाता है और वहाँ से वो करंट जो है वो एक नीडल को चलाता है, और वो नीडल एक ग्राफ की फॉर्म में हमें रिजल्ट देती है। मिसाल के तौर पर इस सैंपल को उसके अंदर से पास करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या है जी? सपोज करते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ आ गया, उसके अंदर एक पीक यहाँ पे है, एक पीक यहाँ पे है, एक पीक यहाँ पे है। इस तरह से पीक्स लाइनें लगी हुई हैं। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसमें मैस है, एटॉमिक मैस,
और ये y एक्सिस है जिसमें परसेंटेज अबंडेंस है। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, हमें नहीं पता ये पीक्स क्या हैं, किसको शो करी हैं, क्या मैस है, कुछ भी नहीं पता, क्या परसेंटेज अबंडेंस है, कुछ भी नहीं पता। यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ये हमें पता है इधर एटॉमिक मैस है, इधर परसेंटेज अबंडेंस है। तो एंड वाला जो काम है अब वो हमने करना है। वो क्या है? कंपेयर विद कार्बन 12। याद होगा शुरू में मैंने बताया था कि मैस हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट के हर आइसोटोप का मैस जो होता है वो कार्बन 12 से कंपेयर करके ही निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके साथ अब हमने इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि ये सारे को एक दफ़ा साफ कर दें। जो कुछ हमने इसके अंदर डाला हुआ है ना, इस सारे को इसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब हमने एक ही आइसोटोप लेना है, एक ही किस्म का। वो क्या? कार्बन 12 इसकी जगह पे, मतलब कार्बन का 12 आइसोटोप वो लेंगे, कुछ सैंपल उसका। ये है कि उसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा, उसका मैस भी हमें पता है और वो है भी सिर्फ कार्बन 12। मतलब ये है कि उसकी परसेंटेज भी हमें पता है। मैस क्यों पता है? क्योंकि हम 12 ले रहे हैं, पहले ही नोन है। ठीक है, परसेंटेज 100 क्यों है? क्योंकि हमने लिया ही सिर्फ वही है, उसके साथ कार्बन 13 कार्बन 14 लिया ही नहीं है। तो जब वो नहीं ले रहे तो वो फिर उसकी परसेंटेज जो है वो कार्बन 12 की 100 ही रहेगी। उसको हमने इसी तरह से रन किया, इस पूरे ऑपरेटस से पास किया, ये सारा कुछ उस पर चला। उस पर चलने के बाद हमें उसका भी एक ग्राफ मिला। अब सपोज वो ग्राफ हमें मिला है इस पोजीशन पर और एक ही लाइन है, इधर मैस नंबर है या एटॉमिक मैस है, इधर परसेंटेज है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो जिस पॉइंट पर ये निशान आ रहा है, ये पॉइंट पर मैस क्या होगा? ये पॉइंट पर मैस होगा 12 AMU। क्यों? क्योंकि हमने लिया ही 12 है, क्योंकि वो तो हमें पहले से पता है और इस तरफ मैस है। तो डेफिनेटली ये जो एक पीक आ रही है ना, ये एक ही है और ये 12 ये नंबर पे है। इट्स मीन अगर इसके अंदर एक या दो पीक्स और आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये सैंपल जो हमने लिया था वो प्योर नहीं है। यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आ गई कि जो नंबर ऑफ पीक्स है ना, एक्चुअली वो मैस के लिहाज से आती हैं, और अगर किसी चीज़ का मैस डिफरेंट होगा तो उसकी पीक अलग आएगी। लिहाजा ये पता चला कि जितने ज़्यादा किसी के आइसोटोप्स होंगे, डेफिनेटली उनके मैस डिफरेंट होते हैं, तो जितने ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे उतनी ज़्यादा पीक्स होंगी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पीक्स। तो जितने आइसोटोप उतनी पीक्स। यहाँ पे अगर हमें 3 पीक्स मिल रही हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके 3 आइसोटोप्स हैं। ये जो सैंपल हमने लिया था, आपको याद होगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुँचे। तो इट्स मीन यहाँ से क्लियर करते चलें कि किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर, ये स्पेक्ट्रम है, ग्राफ के ज़रिए जो है शो किया गया रिजल्ट, किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम पीक्स की तादाद को देखें तो एक्चुअली वो उसके आइसोटोप्स की तादाद होती है। इसमें हमने सिर्फ कार्बन 12 लिया था, एक ही पीक है, लिहाजा ये सिर्फ एक ही आइसोटोप था, कार्बन 12 वाला। अब हाइट इसकी कितनी होगी? परसेंटेज की सेंस में बात करें तो ये 100% है। क्यों है? क्योंकि हमने तो सैंपल के अंदर कुछ और लिया ही नहीं, सिर्फ कार्बन 12 ही लिया था। इट्स मीन वो टोटल 100%। अब 2 काम हमने करने हैं। स्टार्ट से ये डिस्टेंस कितना है,
इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, हम एक स्केल बना लेते हैं। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है और ये 12 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाएं तो वो कितना होगा 24, 3 पे लगाएं तो वो कितना होगा 36, 4 पे लगाएं तो कितना होगा 48। मतलब इस स्केल को यूज करते हुए हम इस लाइन के भी स्केलिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे पता लगा लेंगे कि यहाँ पे 10 आता है, यहाँ 20 आता है, ठीक है। इस तरह से जो भी है 20 है, 30 है, 40 है, जो भी नंबर आ रहा था, या आप ऐसे कह लें ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, सो ऑन। मतलब इसकी मदद से हमने इसकी भी नंबरिंग कर लेनी है कि ये कितने कितने पॉइंट पर आ रहा है। मतलब इस पूरे लाइन की हम ग्रेडिंग कर लेंगे कि कितने फासले पर कितना जो है वो मैच होगा। इसी तरह हाइट को भी इसके साथ कंपेयर करेंगे कि इतनी हाइट होगी तो इसका मतलब 100% है। अब ये उससे कम हाइट है, सपोज कर लेते हैं कि ये हम कह देते हैं जी 10 सेंटीमीटर है, तो ये 100% को शो कर। तो सपोज ये 9 सेंटीमीटर हो तो इसका मतलब क्या होगा कि 90%। अगर 8 सेंटीमीटर हो तो इसका मतलब क्या होगा 80%। तो हम इनकी हाइट की लेंथ जो है वो मेजर करने के बाद उसकी परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये बुक में नहीं, बुक के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जी हम कार्बन 12 से कंपेयर करके उनका मैथ मालूम कर लें। अब ये काम थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि जैसे एक तस्वीर बनी होती है, उस तस्वीर के साथ आप दूसरी तस्वीर को मैच करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कितना है। मसलन आपने एक घर का नक्शा भी बनाना होता है ना, तो आप क्या करते हैं उसकी स्केलिंग कर लेते हैं उसके अंदर। अब नक्शे के अंदर दरवाज़ों का साइज़ उतना जितना उसका वैसे बिल्डिंग में होता है उतना नक्शे में नहीं होता। नक्शे में उसका एक स्केल बना लेते हैं कि सपोज 5 फुट है तो उससे हम 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लें या 2.5 सेंटीमीटर की लाइन बना लें, ये हम स्केलिंग जो है वो उसकी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सारा काम जो है ये अब हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये सारा काम जो है ये अब कंप्यूटर खुद ही कर लेता है। आपने क्या करना है, सैंपल डालना है, ये सारा काम खुद से होगा, आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। और दूसरा, जब आप इसमें कार्बन 12 अब पहले उसमें बाद दफ़ा इंस्टॉल किया हुआ होता है, वो खुद से ही इसके ऊपर नंबरिंग भी करके दे देता है कि ये इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना, ठीक है। अगर नहीं तो जब आप कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस पीक के ऊपर इसके साथ कंपेयर करके जो भी नंबर आता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो कर देता है कि ये जो पीक है इसका मैथ नंबर इतना है, इसकी परसेंटेज इतनी है, इसका मैथ नंबर इतना है, इसकी परसेंटेज इतनी है, इसका मैथ नंबर इतना है, इसकी परसेंटेज इतनी है। ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर खुद से कर लेता है। ये था आज का मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, एक सीक्वेंस से लेके चले तो फिर हम इसको जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन होता है, कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो में नीचे दिए गए लिंक पे या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इस पूरे पैराग्राफ पे के एंड पे 2 लाइनों में लिखी हुई है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनको हम और भी तरीक़ों से सेपरेट कर सकते हैं। वो कुछ नाम दिए हुए हैं, थोड़ा सा उनको भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो याद रह जाए। एक है गैसियस डिफ्यूजन। ये मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं, अपने तौर पे एक प्रॉपर टेक्निक है, हर एक
पूरा उसका एक प्रिंसिपल है जिस पे वो काम कर रही होती है, उसकी तरफ जाना नहीं है हमने, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इनका नाम मेंशन है। गैसियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, थर्मल डिफ्यूजन है, ठीक है जी, डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन के बाद लेज़र सेपरेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, लेज़र सेपरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, और लास्ट वन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के बाद है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, अभी जो हम बात कर रहे थे ये सारी डिस्कशन में ये एक बाय मिस्टेक ये फार्मूला जो है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये HR² की बजाय ये H² है, मतलब जो स्क्वायर है वो H के ऊपर है, R के ऊपर नहीं है। मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू H²R ओवर 2E, जिसमें M जो है अगर आप इसमें देखें तो M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, E चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो ये एक फार्मूला है, फिजिक्स में भी इस पे काम हुआ है काफ़ी, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि किसी भी पार्टिकल का जो मास टू चार्ज रेशियो है वो इन चीज़ों के साथ रिलेट कर रहा है। अब जब ये पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है सर्कुलर वे में, तो वो इस वे में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके हम उसका रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसकी बेस पे इन सारे पार्टिकल ने सेपरेट होना है। अब वो सारी चीज़ें हम उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इसके बारे में कि इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन किस किस्म का आता है। एक तो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमीटर, उनकी डेफिनेशन पूछ लेता है। फिर व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुका है। अब आपने मास स्पेक्ट्रम, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि एक ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर मास होता है और वाई एक्सिस पर उसकी परसेंटेज अबंडेंस है। डेफिनेशन लिखने के साथ साथ आपने वो जो एक इसके साथ एक ग्राफ बना हुआ है नियॉन का, मास स्पेक्ट्रम बना हुआ है, उसको आपने शो करना है। इस तरह से 3 लाइनों वाला जो है वो एक नियॉन 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, उनके ऊपर परसेंटेज वगैरह भी लिखी हुई है। इसको भी शो करेंगे और साथ उसके डेफिनेशन भी लिखेंगे। टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसमें वो सारे स्टेप्स जो हम जिनसे इस प्रोसेस को हमने डिस्कस किया वो सारे उसमें हम शामिल करते हैं। इसके साथ साथ आयन कलेक्टर क्या होता है या इलेक्ट्रोमीटर क्या है, उसका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका जो एंड वाली ये चीज़ है, इनकी लिस्ट भी पूछी जा सकती है कि हम आइसोटोप्स को किन टेक्निक्स के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने जनरली उनका जो है वो नाम लिखे हुए हैं। ये था आज के बारे में, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।